नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग सजीव कक्षाओं में पढ़ रहे थे और जैसा कि आप देख रहे हैं वसंत राजह पाठ मैंने लिखा है, इसे हमने पढ़ लिया है। सजीव कक्षा में हमने इसे शब्दशः पढ़ा है, इसके एक एक शब्द के अर्थ को देखा है और एक एक शब्द के अर्थ को मिला करके वाक्य के क्या अर्थ बनते हैं इसे भी हमने देखा है। आज जो ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूं वो वीडियो इसलिए है कि इस पाठ का पूरा अर्थ मैं आपको स्क्रीन पे दे दूं और प्रश्न और अभ्यास को यहां पे आपसे कराऊं, क्योंकि सजीव कक्षा में ये थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं विशेष वीडियो बना करके आपके लिए भेजा करता हूं जिसमें कि प्रश्न और अभ्यास और पाठ के अर्थ होते हैं। तो पाठ का अर्थ आपको स्क्रीन पे दिखेगा और उसके पीछे मेरी आवाज होगी। तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे पाठ का अर्थ भेज रहा हूं, उसे आप खूब अच्छे से सुनिए, उसे पॉज करके रोक करके खूब अच्छे से अपनी कॉपी में उतारिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए और अपनी कॉपी पूरी कीजिए। तो लीजिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे पाठ का ये अर्थ है। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत, सर्दी और वसंत। उनमें वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है। वसंत के आने से लोग प्रसन्न होते हैं, गंदगी चली जाती है और स्वच्छता का आगमन होता है। आकाश साफ होता है, स्वच्छ दिशाएं प्रसन्न प्रतीत होती हैं। तालाबों में साफ जल होता है, तालाबों में लाल रंग के कमल खिल जाते हैं। वनों और बागीचों में विभिन्न रंग के फूल सुशोभित होते हैं। वसंत में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। आम के पेड़ों पर कोयलें मधुर आवाज में गाती हैं। वसंत में न अधिक ठंड होती है और न अधिक गर्मी। हवा से हिलती धीरे धीरे कांपती हुई लता नर्तकी के समान नाचती हुई प्रतीत होती है। इस समय लोग प्रकृति की शोभा देखकर प्रसन्न होते हैं। लड़के और लड़कियां नाचते कूदते और गाते हैं। न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी इस समय प्रसन्न होते हैं। पहला प्रश्न है, कह ऋतुराजः कथ्यते। कौन ऋतुराज कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 1 क। वसंतः। वसंतः ऋतुराजः कथ्यते। वसंतः ऋतुराजः कथ्यते। ख। वसंतस्य आगमनेन किं भवति। वसंत के आगमन से क्या होता है? मलिनता गच्छति, स्वच्छतायाः च आगमनम भवति। ठीक है, तो वसंतस्य आगमनेन, वसंतस्य आगमनेन मलिनता गच्छति, मलिनता गच्छति, स्वच्छतायाः च आगमनं भवति। स्वच्छतायाः च
आगमनम भवति। अब ग देखिए, ग क्या है? ग है का प्रसन्नाः इव भान्ति। कौन प्रसन्न दिखाई दे रही हैं? स्वच्छाः दिशः प्रसन्नाः इव भान्ति, है ना? स्वच्छाः दिशः। स्वच्छाः दिशः प्रसन्नाः इव भान्ति। स्वच्छाः दिशः प्रसन्नाः इव भान्ति। सरोवरेषु कानि विकसन्ति। सरोवर में क्या विकसित हुए हैं? तो सरोवरेषु रक्तानि कमलानि विकसन्ति। सरोवरेषु रक्तानि कमलानि, रक्तानि कमलानि विकसन्ति। अंग, अंग देखिए क्या है बच्चों? अंग है लता कीदृशी प्रतीयते। लता किस तरह प्रतीत हो रही है, कैसी दिखाई दे रही है? नर्तकी के समान दिखाई दे रही है ना। तो लिखेंगे लता नर्तकी व नृत्यन्ति प्रतीयते। लता नर्तकी व नृत्यन्ति प्रतीयते। लता नर्तकी व नृत्यन्ति प्रतीयते। लता नर्तकी व नृत्यन्ति प्रतीयते च। बालकाः बालिकाश्च किं कुर्वन्ति। बालकाः बालिकाः च नृत्यन्ति कूर्दन्ति गायन्ति च। बालकाः बालिकाः च बालकाः बालिकाः च नृत्यन्ति कूर्दन्ति गायन्ति च। इस तरह बच्चों ये क से लेकर च तक प्रश्न थे और मैंने उसका उत्तर आपके सामने लिख दिया है, इसे आप देख लीजिए। वसन्तः ऋतुराजः कथ्यते। वसन्तस्य आगमनेन मलिनता गच्छति, स्वच्छतायाः च आगमनं भवति। स्वच्छाः दिशः प्रसन्नाः इव भान्ति। सरोवरेषु रक्तानि कमलानि विकसन्ति। लता नर्तकी व नृत्यन्ति प्रतीयते। बालकाः बालिकाः च नृत्यन्ति कूर्दन्ति गायन्ति च। तो बच्चों उम्मीद है अभी तो आप उतार नहीं पाए होंगे, कुछ 2-3 प्रश्नों के उत्तर आप उतारे होंगे। इसे पॉज करके और आप उतार लें, मैं इसे मिटाता हूं और अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की
पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको भरना है, लेकिन परीक्षा में हो सकता है कि ये शब्द आपको न दिए जाएं। आपको अपनी स्मृति के आधार पर जो रिक्त स्थान है उनमें आपको इसे भरना पड़ेगा। तो मैं क्रम से इन शब्दों को लिखता हूं और आप उसे उतारिए। क वसंतस्य आगमनेन जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। क पहला होगा प्रसन्नाः, प्रसन्नाः। ख तडागेषु जलं स्वच्छं भवति। स्वच्छम। ग वसंते वृक्षेषु नवपल्लवानि आगच्छन्ति। वृक्षेषु। वृक्षेषु। आम्रवृक्षेषु कोकिलाः मधुर स्वरेण गायन्ति। कोकिलाः। क ख ग घ अंग। अंग क्या है? वसंते न अधिकं शीतं भवति न च उष्णतम। उष्णम शीतम। च जनाः प्रकृतिशोभां दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। दृष्ट्वा देख कर। इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 2 है। खाली स्थान भरिए। ये खाली स्थान। क ख ग घ अंग च। क ख ग घ अंग च। उतार लीजिए। अब बच्चों आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए। इसका मतलब यह है कि जिन शब्दों के नीचे एक रेखा खींची गई है बच्चों, है ना, उन शब्दों को आपको बदलना है। माने उन शब्द की जगह पर हम क्या ऐसा शब्द रखें जिससे कि यह वाक्य प्रश्न बन जाए और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो कुल काम इसमें यह करना है कि जो रेखांकित पद हैं उन्हें आपको बदलना है और बाकी को पूरा जैसा है वैसा लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क। पहला है आकाशः निर्मलः भवति। आकाशः की जगह पर आप लिखेंगे कः। कः निर्मलः भवति। और प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब आइए हम ख देखें। बच्चों इसका प्रश्न बनाने का एक तरीका है, जैसे कि आकाशः तो हो जाएगा कः, पुष्पेषु तो केषु, जो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है उसी के आधार पर आपको प्रश्न तैयार करना है। जैसे कः आकाशः अह, तो प्रश्न बनाने के लिए कः, है ना। पुस्तकेषु तो केषु, ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक, तो लिखा हुआ है पुस्तकेषु भ्रमराः गुंजन्ति। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, तो यहां पर हो जाएगा केषु। केषु भ्रमराः गुंजति गुंजन्ति।
बहुवचन। अब देखिए ग, पंकजानाम शोभा मनः हरति। केशाम, आम प्रत्यय है, केशाम प्रश्न हो जाएगा, केशाम शोभा मनः हरति। केशाम शोभा मनः हरति। घ, अब घ देखिए क्या हुआ, वृक्षेषु नवपल्लवानि आनि, तो प्रश्न बनाने के लिए हो जाएगा कानि। वृक्षेषु कानि आगच्छन्ति। वृक्षेषु कानि आगच्छन्ति। अंग, जनाः गीतानि गायन्ति। के गीतानि गायन्ति, के गीतानि गायन्ति। गायन्ति। च, तडागेषु जलं भवति। तडागेषु किं भवति। इस तरह बच्चों आप इसे उतार लीजिए। इसमें देखिए बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं बच्चों जिन्हें आपको समझना चाहिए। आप इसे चाहे तो किसी एक जगह उतार भी सकते हैं, जैसे कह, केशु, केशाम, कानि, के और किम। ये सारे प्रश्न सूचक शब्द हैं बच्चों। अब आइए बच्चों इसे आप पॉज करके लिख लीजिएगा बच्चों। अब हम इसे मिटाने की ओर चलते हैं। जो चौथा प्रश्न है आपका, अब आप उसकी तरफ देखिए। देखिए जो चौथा प्रश्न है वो है विशेषण शब्दों को विशेष्य के साथ मिलाइए। विशेषण जो विशेषता बताई जाती है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहां पर दो स्तंभ हैं, एक स्तंभ जो है विशेषण के पद है और दूसरे में विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आपको यही करना है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है उसके क्रम को सही करना है। तो मैं उसको क्रम से लिखता हूं, आप उसी क्रम से अपनी कॉपी में उतारेंगे। स्वच्छाः दिशः, स्वच्छ दिशाएं, क हो जाएगा दिशः, क। स्वच्छाः दिशः। ख का हो जाएगा, ख क्या है, ख है निर्मलः आकाशः, निर्मल आकाश। निर्मलः आकाशः, आकाश की विशेषता है निर्मल, यानी ये विशेष्य पद है। ग, ग देखिए मंदः, धीरे धीरे क्या चलता है, पवन है ना, तो मंदः पवनः, मंदः पवनः। घ,
स्वच्छम, स्वच्छ क्या है? जल। तो स्वच्छम जलम। कंपमाना, कांपती हुई लताएं, लताएं कांप रही थी ना पवन के चलने से, तो कंपमाना लता। च विकसितानाम पंकजानाम, विकसित कमल, फूले हुए कमल, पंकजानाम। पंकजानाम। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 4 है, इसे आप लोग उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे होंगे तो आप सभी इसे पॉज करके लिख लेंगे। अब आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों को एक वचन में बदलिए। और ये जो आप सारे वाक्य देख रहे हैं बच्चों, क से लेके अंग तक, ये सारे वाक्य लट लकार के हैं और इसमें बहुवचन की क्रियाएं दी गई हैं, है ना? क्या क्या क्रियाएं हैं? भवंती, विकसंती, गायंती, नृत्यंती, कूर्दंती, गायंती च। इन सब का आपको एक वचन लिखना है। जैसे कि भवंती एक वचन भवति, विकसंती विकसति, गायंती गायति, नृत्यंती नृत्यति, कूर्दंती कूर्दति। और उसी के हिसाब से जो उसका कर्ता है वो भी एक वचन का हो जाएगा। तो हर वाक्य में कर्ता भी बदलेगा, एक वचन का हो जाएगा, और क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी। और लकार है लट लकार, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, ये वाला धातु रूप यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, आप सभी समझ समझ के उसे उतारेंगे। पहला है जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, तो जनाः का हो जाएगा जनः, और प्रसन्नः भवति। जनः प्रसन्नः भवति। ये देखो, भवंती की जगह भवती हो गया, जनाः की जगह जनः हो गया, प्रसन्नाः की जगह प्रसन्नः हो गया। सभी चीजें एक वचन की हो गई। अब इसी तरह ख देखिए, ख है सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति, सरोवरे कमलम विकसति, सरोवरे कमलम विकसति। सभी एक वचन के यहां पर शब्द लग गए हैं। क्रिया एक वचन की है और कर्म एक वचन का है। अब देखिए, कोकिलाः मधुर स्वरेण गायन्ति, कोकिला मधुर स्वरेण गायति। कोकिला, देखिए अगर इसको आप कोकिलाः कर दीजिएगा तो ये बहुवचन हो जाएगा, इसलिए ये एक वचन रहेगा। कोकिला मधुर स्वरेण गायति, गायंती का एक वचन क्या हो जाएगा? गायति। भवति विकसति गायति। घ, अब घ देखिए, बालकाः नृत्यन्ति, बालकाः एक वचन क्या हो जाएगा? बालकः। और नृत्यन्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? नृत्यति, बालकः नृत्यति। बालकः नृत्यति।
अंग। अंग देखिए क्या है अंग। बालिकाः कूर्दन्ति गायन्ति च। बालिका, अब बालिका बहुवचन हो गया, एक वचन बनाएंगे बालिका। कूर्दन्ति का हो जाएगा कूर्दति, गायन्ति का हो जाएगा गायति। बालिका कूर्दति गायति च। बालिका कूर्दति गायति च। बालिका कूर्दति गायति च। अगर बालिका हम कर देते तो बालिका मतलब हो जाता बहुवचन, तो गलत हो जाएगा, इसलिए बालिका। ठीक है, तो बालिका कूर्दति गायति च। अब देखिए अब आप इसे पहले उतार लीजिए, फिर मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। जनः प्रसन्नः भवति, सरोवरे कमलं विकसति, कोकिला मधुर स्वरेण गायति, बालकः नृत्यति, बालिका कूर्दति गायति च। इसे उतार लीजिए बच्चों। और यदि समय लगेगा तो आप इसे पॉज कर लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? असंगत पद चुनिए। इसमें जो क ख ग घ जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें अनेक शब्द एक साथ दिए गए हैं, तो कोई एक शब्द ऐसा है बच्चों जो बाकी 3 और 4 शब्दों से अलग है, तो आपको उसी शब्द की पहचान करनी है। जैसे पहला है क, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिरः और रात्रि। तो 3 जो है वो ग्रीष्म, हेमंत, शिशिरः ये ऋतुओं के नाम है, और रात्रि तो बिल्कुल अलग है, इसलिए क का जो असंगत पद होगा वो होगा रात्रि। क्या हो जाएगा? रात्रि। इसी तरह से ख देखिए, ख में क्या है? अब देखिए बच्चों, ख बालकाः, मानवाः, आकाशः और जनाः। तो बालक, मानव और जन एक ही तरह के शब्द हैं, जबकि आकाश बिल्कुल अलग शब्द हो जाता है, तो ख में हो जाएगा आकाशः। ग देखिए, कोकिलाः, शुकः, कमलम, मयूरः। तो कोकिला, शुकः और मयूरः ये पक्षी हैं, जबकि कमलम फूल है, तो अलग पद हो गया कमलम। कमलम। घ देखिए, घ है नृत्यन्ति, गायन्ति, भवन्ति और रक्तानि। तो नृत्यन्ति, गायन्ति, भवन्ति ये बिल्कुल एक जैसे पद हैं, जबकि रक्तानि बिल्कुल अलग शब्द है। ठीक है, तो अलग शब्द क्या हो जाएगा? रक्तानि। कैसे रक्तानि अलग हो जाएगा? क्योंकि नृत्यन्ति, गायन्ति, भवन्ति एक तो ये लट लकार के बहुवचन पद हैं और ये क्रियाएं हैं, जबकि रक्त जो है वो संज्ञा है। तो इस तरह से बच्चों 6वां प्रश्न क ख ग घ तक ही है, इसका कोई अंग नहीं है, तो इसलिए आप इन चारों जो अलग पद हैं उन्हें आप उतार लीजिए, असंगत पद। चलिए उतारिए। रात्रि, आकाशः, कमलम और रक्तानि। और अब आइए बच्चों हम 7वें प्रश्न पर बातचीत करें। 7वां प्रश्न जो है उसमें उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो जो क है उसमें हर प्रश्न के उत्तर में 3-3 विकल्प दिए गए हैं, तो तीनों विकल्पों में से कोई एक सही है। वैसे तो आप सभी विकल्प देख के पहचान जाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। ऋतुराजः कथ्यते, ऋतुराज कहलाता है। हेमंतः, शिशिरः, वसंतः, तो इसमें सही होगा वसंतः। ख आम्र वृक्षेषु मधुर स्वरेण गायन्ति, आम के वृक्षों पर
मधुर स्वर में गाती है। कौन? काकः, शुकाः, कोकिलाः। सही उत्तर होगा कोकिलाः। वसंते आगमनम भवति। वसंत में आगमन होता है। किसका आगमन होता है? स्वच्छतायाः, मलिनतायाः, उष्णतायाः। सही उत्तर होगा स्वच्छतायाः। स्वच्छता का आगमन होता है। वसंते वृक्षेषु आगच्छन्ति। वसंत में वृक्षों पर आ जाती हैं। कौन आ जाती हैं? खगानि फलानि नवपल्लवानि। नई पत्तियां, नवपल्लवानि। ठीक है। अब अंतिम है विलोम लिखिए, है ना। तो आप एक स्तंभ दिया गया है, उसका विलोम आपको लिखना है। मैं यहां पे उनका विलोम लिखता हूं बच्चों। यह है प्रश्न क्रमांक 8। यह है प्रश्न क्रमांक 8। आगमनम, इसका विलोम होगा गमनम। गमनम। निर्मलः, निर्मल का विलोम होगा मलिनः। मलिनः। प्रसन्नः, इसका जो विलोम होगा प्रसन्न का खिन्न या अप्रसन्न दोनों होगा। खिन्नः, खिन्नः भी होगा और अप्रसन्न भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अप्रसन्न। इसी तरह सुंदरः, असुंदरः। असुंदरः। सुंदरः का हो जाएगा असुंदरः। इसी तरह से आकाशः, आकाश। पाताल, पातालः। पातालः। आकाशः का हो जाएगा पातालः। अब अगला है बच्चों मंदम। मंदम का होगा तीव्रम। तीव्रम। इसी तरह से नवीनतम, नवीनम। नवीनम का होगा प्राचीनम। प्राचीनम। अगर ये नवीनतम होता तो ये हो जाता प्राचीनतम। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये मैंने विलोम शब्द यहां पर लिख दिए हैं। बिल्कुल क्रम से लिखा है मैंने, इसे आप क्रम से उतार लेंगे। तो इस प्रकार बच्चों मुझे उम्मीद है कि प्रश्न और अभ्यास बनाने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। जितने सही उत्तर हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप सभी इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इसका खूब अभ्यास करिए, लिखकर अभ्यास करिए, क्योंकि उपसर्ग और विसर्ग और हलंत यदि आप गड़बड़ करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है। तो अभ्यास से ही यह संभव है कि आप इसे ठीक करें। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में, सजीव कक्षा में हम नया पाठ पढ़ेंगे और उसका जो प्रश्न और अभ्यास है उसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से भेजूंगा। तो इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।